हेलो एवरीवन, मैं आकाशदीप साहू आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। 29 जनवरी को हुई एसआई भर्ती परीक्षा 2023 के क्वेश्चन पेपर का हम यहां पर एक्सप्लेनेशन बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस के बारे में ब्रीफिंग प्रदान करेंगे ताकि आपको अपने पेपर के क्वेश्चन और उनकी प्रकृति के बारे में समझने में आसानी हो। हमने कोशिश की है कि हम आपको टॉपिक वाइज बांट कर सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है इकोनॉमी। पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। उस पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलबीइंग। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी, फीमेल लिटरेसी, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। चौथा है क्राइम, शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी की उपलब्धता। तो जब हम इन इंडिकेटर्स की बात करते हैं सोशल वेलबीइंग के, तो इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें हम काउंट करते हैं जीने की जो मतलब मूलभूत सुविधाएं होती है उनको काउंट करते हैं, जो साक्षरता दर होती है उसको काउंट करते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन सारी चीज़ों को हम इसमें शामिल करके एक इंडेक्स बनाते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि किसी देश की वेलबीइंग का स्टेटस क्या है। तो इस हिसाब से देखें तो जो आपका कौन सा सूचक नहीं होगा पूछा गया, तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अपराध। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट है अ बजट इन विच ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम। दूसरा स्टेटमेंट है अ बजट इन विच रेवेन्यू लॉस इज जीरो। हिंदी वाले साइड पे देखें तो जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होता है। और दूसरा ऑप्शन अगर किसी बजट का राजस्व घाटा 0 हो। तो जब हम बजट की बात करते हैं तो उसमें हम पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चे और राजस्व खर्चे दोनों को साथ में मिला के काउंट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दोनों स्टेटमेंट में केवल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व घाटे जैसी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन चौथा जो हो जाएगा डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है। तो जब हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति घनत्व, जनसंख्या घनत्व भारत के परिदृश्य में देखें तो 382 था। जब हम मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो बिहार में था जो कि था 1106। और जब हम लोवेस्ट पे जाते हैं तो लोवेस्ट जो था पॉपुलेशन डेंसिटी वो अरुणाचल प्रदेश का था जो कि था 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव डेब्ट। वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेस रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। तो पहले ऑप्शन को हम अगर छोड़ दें तो जो बाकी के 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं बी, सी और डी, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, तो ये जो तीनों जो है ये आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच के जो लेन देन होते हैं उससे संबंधित होता है। तो बच गया आपका चौथा ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मतलब क्या है कि बेस रेट वह रेट है जिसके नीचे कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को लोन प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आज़ादी के समय पे क्या हो गया था, भारत की आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, कृषि का स्तर बहुत नीचे था, उद्योगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी बहुत
अच्छा नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम कृषि का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उस पर हम काम करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड विथ प्राइमरी डेफिसिट इट विल बिकम, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बजट डेफिसिट, दैट मीन्स बजट घाटे के। सेकंड ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ डेफिसिट, घाटे की वित्त व्यवस्था के। फोर्थ ऑप्शन है रेवेन्यू लॉस, आगम घाटे के। तो इसमें हम देखते हैं जब इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड करते हैं प्राइमरी डेफिसिट के साथ में, मतलब ब्याज भुगतान को प्राथमिक घाटे के साथ में शामिल किया जाता है, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको ऑप्शन में जो दिया हुआ दिख रहा है उसमें बी ऑप्शन है वो सही मिलता है। मतलब कि बोला जाए तो जब प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री। विच वॉज द मोस्ट फेमस एरिया ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। चार ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला तो है लाहौर, दूसरा है मालवा, तीसरा है गुजरात और चौथा है बयाना। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो बयाना जो एरिया था राजस्थान का, ये मुगल डायनेस्टी के टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बयाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? व्हाट वाज द तिलक्स रिएक्शन टू द एज कॉन्सेंट एक्ट ऑफ 1891? तो जो एज कॉन्सेंट एक्ट 1891 था, पहले देख लेते हैं कि लाया किनके द्वारा गया था। तो 1891 में समाज सुधारक थे वी.एम. मालाबादी। इनके प्रयासों से एज कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया था। तो इसमें क्या था, 12 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं थी उनके विवाह पर रोक लगा दी गई थी। अब क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि इसके प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी, उनका रिएक्शन क्या था। तो जो इसमें जो उनका रिएक्शन था वो पूर्ण विरोध का था, कंप्लीट अपोजिशन। तिलक जी ने इस एक्ट का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्नास आर रिलेटेड टू विच? तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित होता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ऑप्शंस पे आते हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दोनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आस्तिक दर्शना बिलीव्स इन व्हाट? आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दो प्रकार के दर्शन हमको देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। तो आस्तिक क्या होता है? जो वेदों में बिलीव करता है वो आस्तिक होता है, और जो वेदों में बिलीव नहीं करता है वो नास्तिक हो जाता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि वेदों का अधिकार, देवताओं का अधिकार, कर्म का अधिकार, और इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखें, अथॉरिटी ऑफ वेदास, अथॉरिटी ऑफ गॉड्स, अथॉरिटी ऑफ कर्मा एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें आप जो आपका पहला ऑप्शन होगा अथॉरिटी ऑफ वेदास अर्थात वेदों का अधिकार, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है जमनालाल बजाज, सत्याग्रह आश्रम वर्धा, दादा भाई नरोजी बॉम्बे एसोसिएशन। तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर। चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। तो इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, बाकी के तीन ऑप्शन तो सही हैं क्योंकि जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा से संबंधित है, दादा भाई नरोजी बम्बई एसोसिएशन से संबंधित है,
नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर लाला लाजपत राय से संबंधित है। सत्यशोधक सभा जो है ये संबंधित है ज्योतिबा फुले से। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है ये जो होगा गलत है। तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी इज द एथिकल मोटो ऑफ विच? तो ऑप्शन आपके चार हैं। फर्स्ट वन इज जैनिज्म, सेकेंड वन इज चारवाक, थर्ड वन इज बुद्धिज्म एंड फोर्थ वन इज योगा। तो चारों ऑप्शन में से जो चारवाक दर्शन जो होता है ये दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। इसका ये कहना होता है कि जो जीवन है वो आपको एक ही बार मिलता है, इसको आप जैसा चाहे वैसा इंजॉय करते हुए जी सकते हैं। तो जो ये जो फिलोसफी होती है कि खाओ पियो और खुश रहो ये चारवाक दर्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपके एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के विरोध में। टू इंकरेज कंज्यूम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग ऑफ इंडियंस इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो पहली चीज तो ये कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ किया गया था। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? तो ये बंगाल क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि मतलब जो भारतीयों की जो एकता है उसको तोड़ने के लिए दो भागों में इन्होंने इसको बांट दिया ताकि क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़ के लोग जो है देशभक्ति को भूल जाए। बट वो बोलना चाहिए कि ऐसे तो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था भारतीयों ने, और उसके विरोध के लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई और बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जो कि स्वदेशी से संबंधित थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप, टू एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि के द्वारा लिखे गए थे? वैशेषिक सूत्र वर रिटन बाय विच सेज? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, कपिल, शंकर, कणाद एंड नन ऑफ दिस। तो वैशेषिक सूत्र जो है वो लिखे गए हैं कणाद के द्वारा। अब कणाद को और किस नाम से जाना जाता था? तो कणाद को एक और नाम से जाना था, उलुक। अगर आपसे पूछा जाए कणाद नहीं दिखता है आपको, ऑप्शन में उलुक दिखता है, तो आप ऑप्शन उलुक लगाएंगे। अब वैशेषिक सूत्र में क्या लिखा गया था? तो इसमें जो अणुवाद की परिकल्पना थी, मॉलिक्यूलर थ्योरी जो था, उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज कंडक्ट बाय, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस है, पहला है बार्बर, दूसरा है एमेन्यू, तीसरा है ग्रियर्सन और चौथा है खूबचंदन। तो पहला भाषाई सर्वेक्षण जो था वो 1928 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें आपके ऑप्शंस में जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी डिड नॉट बैकआउट द साइमन कमीशन? किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन जो था वो 7 सदस्यीय एक पैनल था जो कि 1919 के अधिनियम के बारे में सर्वे करने के लिए इंडिया आ रहा था। तो 1927 में इसका फॉर्मेशन होता है और 1928 में ये भारत आता है। तो इसके जो 7 सदस्य जो थे वो थे ब्रिटिशर्स, तो उसमें किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। तो साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में लगाए गए थे।
तो इसमें जैसे आपको ऑप्शन है कि किस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो पंजाब यूनियनिस्टिक है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस, इन सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन क्या है? तो रिजर्व बैंक के बारे में हम देखते हैं तो ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1835, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इट इन 1949, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया था, तो ये आपका सही ऑप्शन है। इट डज जनरल बैंकिंग बिजनेस, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। तो सामान्य बैंकिंग व्यवसाय तो ये नहीं करता है, क्योंकि जो उस बैंकिंग व्यवसाय होता है वो कमर्शियल बैंक करते हैं। हम आरबीआई के पास जाके पैसे तो डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इट इज़ अ इशूइंग एजेंसी ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो 1 रुपी कॉइन्स जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इट ऑन 1949। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली IAS एकेडमी रायपुर से। हम डिस्कशन कर रहे हैं CGSI के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। CGSI के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑन द आर्म्स विच बोर्स इज प्रोहिबिटेड फॉर यूज़ ऑफ कॉमन पीपल्स इन इंडिया। शस्त्रों के संदर्भ में कौन सा बोर सामान्यतः नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? 12 बोर, 0.32 बोर, 0.38 बोर और 315 बोर। तो इसका सही आंसर है 0.38 बोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विच इज़ अनमैच इन द कॉर्टेक्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउस। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति। देखते हैं इनमें से कौन सा बाकियों के साथ मैच नहीं कर रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष राज्य विधानसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, जबकि राज्य विधान परिषद का सभापति राज्य विधान परिषद का सदस्य होता है। तो इसमें केवल एक ऑप्शन ऐसा है, राज्यसभा का सभापति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा? इफ एनी क्वेश्चन अराइज एट वेदर अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बिकम सब्जेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन दैट विल हैपन। अध्यक्ष उसकी सदन की सदस्यता के संदर्भ में निर्णय लेगा। द स्पीकर विल डिसाइड अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सदन 2/3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संदर्भ में निर्णय लेगा। द हाउस विल डिसाइड बाय 2/3 मेजॉरिटी अबाउट हिज मेंबरशिप ऑफ हाउस। राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संदर्भ में निर्णय लेगा। द गवर्नर विल डिसाइड अबाउट हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संदर्भ में निर्णय लेगा। द गवर्नर विल डिसाइड विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन अबाउट हिज मेंबर्स ऑफ द हाउस।
देखिए यहाँ पर ये कॉमन पूछ रहा है कि अगर किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा रहा है तो उसका निर्णय कौन लेगा। अगर ये दल बदल के आधार पर अयोग्यता की बात करता, एंटी डिफेक्शन के आधार पर अयोग्यता की बात करता, तो उसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष लेता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है जो स्टेट के संदर्भ में आर्टिकल 192 में है, जो स्पष्ट बताता है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो हमारे संविधान का अगला सवाल है, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, यानी एक साथ बैठते हैं। ऑन विच ओकेजन द बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर assembled together। विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए टू कंसीडर ऑन अ बिल इन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू हाउस। किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए टू कंसीडर ऑन ए मेंबर अमेंडमेंट बिल इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टू हाउस। चलिए एक बार फिर इन सभी विकल्पों पर विचार करते हैं। पहला विकल्प है राज्य विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, ये बिल्कुल सही लग रहा है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, दोनों ही सही है। यहाँ पर गवर्नर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके द्वारा उसकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको सदन के सामने पढ़ते हैं और उनके सम्मान में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। सदन की पहली बैठक इन दोनों ही अवसरों पर कंडक्ट की जाती है। उसके बाद देखते हैं, यदि विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, देखिए विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक की बात करता है, परंतु राज्य विधानमंडल में ऐसी कोई संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये भी ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है। ज्वाइंट सिटिंग स्टेट में नहीं होता, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो 1 और 2 सही ऑप्शन है, जो आपको मिल रहा है बी। इसका करेक्ट आंसर है बी। आइए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं। व्हाट इज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सुधार लेंगे थोड़ा। चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, सैलरी, वेतन, रिमूवल, पदच्युति, टेन्योर, कार्यकाल। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 बताता है, और सीएजी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 बताता है। देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट, दोनों का ही अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, अपॉइंटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वेतन दोनों का एक जैसा होता है। पदच्युति के संदर्भ में प्रावधान दोनों के एक जैसे हैं, परंतु जब आप टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर दोनों का अलग अलग है। जब हम सीएजी के टेन्योर की बात करते हैं तो सीएजी का टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, जो भी पहले होगा।
जबकि जब हम जजेस के टेन्योर की बात करते हैं तो ये 65 ईयर ऑफ एज ओनली है, इसमें 6 वर्ष वाला प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि ये चौथा जो कार्यकाल वाला है ये गलत है। तो ऊपर के 3 सही हैं, इसके आधार पर जो सी आंसर है वो हमको सबसे करेक्ट लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? टू कैंसिल द वीटो ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ए बिल विच मेजॉरिटी इज रिक्वायर फॉर ईच हाउस। ऑप्शन देखते हैं, तात्कालीन सदस्यों का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स। सेकंड है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, निरपेक्ष बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत। हालांकि क्वालिफाइड वीटो का प्रोविज़न भारतीय संविधान में नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां पर एक निश्चित बहुमत के माध्यम से विधान पालिका राष्ट्रपति के वीटो को क्वालिफाई कर सकती है। परंतु यहाँ पर जिस संदर्भ में ये बात कर रहा है वो है सस्पेंशन वीटो के संदर्भ में। सस्पेंशन वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधानमंडल की राय जानने या फिर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी राय जाने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार वापस कर सकते हैं। परंतु अगर पुनः साधारण बहुमत से विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में है। तो इसके आधार पर अगर मैं उत्तर लूँ तो साधारण बहुमत मुझे सही उत्तर दिखाई देता है, बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हैं, अब आगे के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के प्रश्नों पर हम चर्चा चालू करते हैं। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये था, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब लागू की गई? सिंस व्हेन हैज़ बीन गोधन न्याय योजना इम्प्लीमेंटेड इन छत्तीसगढ़? देख लेते हैं ऑप्शन, 21 ऑफ जून 2020, 21 ऑफ जुलाई 2020, 21 ऑफ अगस्त 2020, 21 ऑफ सितंबर 2020। देखिए गोधन न्याय योजना हरेली अमावस्या के दिन लागू की गई थी। हरेली अमावस्या सावन को पड़ती है, जुलाई का माह सावन का माह है, तो 21 जुलाई 2020। वैसे अगर आप एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो इसकी 20 जुलाई है, परंतु सबसे पास डेट 21 जुलाई 2020 दिख रही है, तो इसे हम सही तिथि मानकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दल्ली राजहरा आयरन ओर रीजन? देखिए क्वेश्चन जो है टेक्निकली गलत है, क्योंकि दल्ली राजहरा आयरन ओर रीजन की बात करें तो इसकी मालिक हमारी सरकार है, परंतु शायद ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि वर्तमान ये जो माइन है दल्ली राजहरा की, ये किसके नियंत्रण में है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, RMML, MSPL, उसके बाद सेल, SAIL, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड भिलाई स्टील प्लांट। देखिए ये थोड़ा सा समस्या वाला सवाल है, इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग खोजिएगा। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, दल्ली राजहरा से जो भी आयरन और एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल हो रहा है, परंतु इसे निकालने का काम NMDC कर रही है। तो हम इसका उत्तर या तो NMDC लेंगे या सेल लेंगे। मेरे दृष्टिकोण में NMDC ज़्यादा सही उत्तर है। अब देखते हैं आगे आपके एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी इसका क्या उत्तर देती है। चलिए देखते हैं आगे। तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? व्हेन वाज द प्रोग्राम स्टार्टेड? तुहर पौधा तुहर द्वार। 1 ऑफ जुलाई 2022, 11 ऑफ जुलाई 2022, 10 ऑफ जुलाई 2022 और 21 ऑफ जुलाई 2022। देखिए इसका सही उत्तर है 1 ऑफ जुलाई 2022। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला सवाल है, ग्राम सभा की गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ये जो खाली स्थान है ये आपको भरना है।
हाउ मैनी मेंबर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटिंग द कोरम ऑफ ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा के जब मैं कोरम की बात करूं तो ग्राम सभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। और जब हम ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा में ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं। उसमें 10% भी अगर उपस्थित हो जाते हैं तो ये सभा चल सकती है। कोरम या गणपूर्ति वो मिनिमम नंबर है जिनकी उपस्थिति के बाद आप सभा की कार्यवाही को आरंभ कर सकते हैं। तो ये मिनिमम नंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्राम सभा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था। चाइनीज मीडिया हैड कॉल्ड द नक्सलवादी मूवमेंट एज बसंत थंडर, स्प्रिंग थंडर, लोक आंदोलन, पीपुल्स मूवमेंट, हीरो आंदोलन, हीरो मूवमेंट। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है लोक आंदोलन। जो चीनी मीडिया है वो नक्सलवादी आंदोलन को लोक आंदोलन के नाम से संबोधित कर रही थी। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड? पहला है मेरिया विद्रोह, हिड़मा मांझी। मेरिया रिवोल्ट, हिड़मा मांझी। मेरिया रिवोल्ट छत्तीसगढ़ में हुआ था 1842 में और इसके नायक हिड़मा मांझी थे, ये बिल्कुल सही है। तारापुर रिवोल्ट, दलगंजन सिंह। तारापुर रिवोल्ट, दलगंजन सिंह, ये भी हुआ था 1842 में। दोनों ही विद्रोह भैरम सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में हुए थे। दोनों ही सही लग रहे हैं। लिंगागीर विद्रोह, नागुल दोरदा। लिंगागीर विद्रोह छत्तीसगढ़ में 1856 में हुआ था, परंतु इसके नायक नागुल दोरला नहीं थे बल्कि धुर्वा राव माड़िया थे। तो ये सुमेलित नहीं है। मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था 1876 में और इसके नायक झाड़ा सिरहा थे। तो इसमें लिंगागीर को छोड़कर बाकी के 3 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तीसरा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन इसका सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? द फोक डांस ऑफ हीरोइज्म ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज ऑल्सो नोन एज द लोक बैले इज रीला। ये रीला, रीलो है शायद। ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला, गाया जाने वाला एक गीत है बेसिकली। तो ये नहीं हो सकता। गौर, ये एक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में अबुझ माड़ियाओं के द्वारा किया जाता है। इसे वेरियर एल्विन ने संसार के सबसे सुंदर नृत्य के नाम से संबोधित किया था। ये बिल्मा या फाग है जो जिसकी तुलना गरबा नृत्य से की जाती है और बिल्मा के दौरान जीवन साथी का चयन करने की परंपरा छत्तीसगढ़ की संस्कृति में प्रचलन में है। इसका सही उत्तर लग रहा है पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ में लोक बैले के नाम से भी पहचाना जाता है। ये एक युद्ध प्रधान गीत है। पंडवानी के नायक भीम होते हैं और जो तीजन बाई हैं ये पंडवानी की प्रमुख कलाकार छत्तीसगढ़ में हैं। तो सबसे सही उत्तर लग रहा है सी, पंडवानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन? देखिए जब हम नर्मदा बेसिन की बात करते हैं तो नर्मदा बेसिन से संबंधित केवल 2 ही नदियां छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हैं, इसमें एक बंजर है और दूसरी तांड। ये दोनों ही नदियां राजनांदगांव वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो रायपुर इसका उत्तर नहीं है, कोरबा इसका उत्तर नहीं है, बस्तर भी इसका उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा राजनांदगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
इन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य। ये उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य ये बेसिकली रायपुर और गरियाबंद वाले क्षेत्र में है। तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जी हाँ, ये महासमुंद और बलौजा बाजार में फैला हुआ है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। इसके सीता नागी अभ्यारण्य लिख दिया है, ये सीता नद अभ्यारण्य अगर होता तो ये धमतरी जिले में है। इंद्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए इंद्रावती हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में स्थित है। सही उत्तर है इसका बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? विच इज इन अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम। देखिए यहाँ पर मिट्टी से भरा तटबंध बांध जो हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं वो बेसिकली खरखरा को बोलते हैं, परंतु खरखरा यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है मिनी माता हसदो बांगो। ये तो बहुत बड़ा बांध है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध मिनी माता हसदो बांगो है जो कोरबा में स्थित है। तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। खैरखट्टी जलाशय, ये खैरखट्टी जलाशय भी इसका उत्तर नहीं है। मोगरा बांध, जी नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। माड़म सिल्ली को हम मान सकते हैं, ये चूना पत्थर गुड़ इत्यादि से बना हुआ बांध कहलाता है। तो संभवतः इसका उत्तर जो व्यापम है वो मुर्रुम सिल्ली डैम ही लेगा। तो डी इसका सही उत्तर हो सकता है। आगे चर्चा करते हैं। सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष हुई? सलवा जुडुम स्टार्टेड इन विच ईयर? देखिए सलवा जुडुम एक आंदोलन था जो दक्षिण के क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जिसको लीड कर रहे थे महेंद्र कर्मा जी, जिनकी हत्या नक्सलवादियों के द्वारा कर दी गई थी। देखते हैं सलवा जुडुम अभियान कब छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था? 2001, जी नहीं, ये गलत उत्तर है। 1998, ये भी गलत है। 2003, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह अभियान 2005 में महेंद्र कर्मा जी के द्वारा आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। इस राज्य के नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन हैं? हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़? श्री रुद्र कुमार, श्री गुरु रुद्र कुमार, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, श्री उमेश पटेल और अमरजीत सिंह भगत। सही उत्तर है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। हमारी सलाह है कि मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के नाम आप याद कर लें। इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ सुबह की तलाश नॉवल? ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, परदेशी राम वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा और विनोद कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है ए, नरेंद्र देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन छत्तीसगढ़? 35.01, 38.01, 44.21 एंड 43.85। सही उत्तर है सी, 44.21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नक्सलिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? ऑप्शन है मार्क्स, लेनिन, माओत्से-तुंग, उपरोक्त सभी। देखिए कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक माने जाते हैं, साम्यवाद से भी जुड़े हुए हैं। ये कार्ल मार्क्स साम्यवाद के और समाजवाद के जनक हैं, किंतु कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर यहाँ का नक्सलवादी या माओवादी आंदोलन नहीं चल रहा है। लेनिन भी इसी से जुड़े हुए हैं, साम्यवाद से, परंतु लेनिन भी आपका सही उत्तर नहीं है। हमारे यहाँ जो नक्सलवादी विचारधारा है वो माओवाद से प्रभावित है
वो मात्सो तुंग के विचारों से प्रभावित है, जो चीन के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। आगे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया? विच कलचुरी रूलर डिड नॉट रूल फ्रॉम द तुम्बान इन छत्तीसगढ़? ऑप्शन है कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव, रत्नदेव। देखिए, जब कलचुरी साम्राज्य छत्तीसगढ़ में आया उस समय छत्तीसगढ़ में बाण वंश नाम का एक राजवंश शासन कर रहा था। शंकरगढ़ द्वितीय अर्थात मुग्धतुंग नाम के कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके बाण वंश को अपदस्थ कर दिया था। परंतु कुछ समय बाद पुनः सोमवंशीय शासकों का अधिकार छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हो गया और इसके पश्चात कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके छत्तीसगढ़ में वास्तविक कलचुरी साम्राज्य की स्थापना की, जो लगभग 1000 AD में स्थापित किया गया। क्योंकि बाणवंशी शासकों की राजधानी छत्तीसगढ़ में तुम्बान थी, इसलिए प्रारंभिक कलचुरी शासकों ने तुम्बान से ही शासन किया। कलिंगराज तुम्बान से शासन करने वाले कलचुरी शासक थे। कमलराज ने भी तुम्बान से शासन किया। रत्नदेव प्रथम के काल में रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर की स्थापना की और रतनपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो रत्नदेव प्रथम अंतिम शासक थे जिन्होंने तुम्बान से राज्य किया। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो रत्नदेव के बाद आए, ये तुम्बान से शासन करने वाले शासक नहीं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वीदेव फर्स्ट। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, ए बॉर्डर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज नॉट नक्सल अफेक्टेड। हमारे सामने ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की नॉर्दर्न बाउंड्री से लगता है। उत्तर प्रदेश लगता है बलरामपुर जिले से, जहां पे नक्सलवाद का लगभग उन्मूलन किया जा चुका है, जबकि उड़ीसा ये जशपुर से लेकर नीचे सुकमा तक के एरिया से लगता है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव वाले एरिया से लेकर के नीचे बीजापुर वाले एरिया तक पूरा लगता है। तमिलनाडु की बाउंड्री छत्तीसगढ़ से वैसे डायरेक्टली नहीं लगती। तो सीमावर्ती राज्य 3 ही हो गए, जिसमें उड़ीसा और महाराष्ट्र में हम नक्सलवादी प्रभाव को थोड़ा बहुत देखते हैं। बलरामपुर एक ऐसी जगह है जहां बलरामपुर से लगा हुआ उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर ज़्यादा नक्सलवादी गतिविधियां दिखाई नहीं देती। तो हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ जो नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन छत्तीसगढ़? श्री अभिषेक पल्लव, श्री अशोक जुनेजा, श्रीमती मिलना कुर्रे, श्री सुजीत कुमार। वर्तमान में डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो अशोक जुनेजा हैं। ये 11वें डीजीपी है छत्तीसगढ़ के। इसको भी याद रखिएगा, इनका क्रम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने पुलिस थाने हैं? हाउ मैनी पुलिस स्टेशन आर देयर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? देखिए, इसका सही उत्तर ढूंढने की हमने कोशिश की, परंतु एग्जैक्ट सही उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। हालांकि 2018 में छत्तीसगढ़ में 428 पुलिस स्टेशन थे, तो वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 482 होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर हो सकता है 482, परंतु इसके कंफर्म उत्तर के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुड़ुख का वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूजिकल स्टेटमेंट ऑफ कुरुख? देखिए, यहाँ पर मादर, करताल और नगाड़ा और ऊपर के सभी दिया हुआ है। देखिए, कुड़ुख के दौरान
ये सभी वाद्य यंत्र उपयोग किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच के संस्थापक कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल? देखिए, पहला ऑप्शन है रामचंद्र देशमुख, दूसरा ऑप्शन है दुलार सिंह मंदरा जी, तीसरा ऑप्शन है हबीब तनवीर और चौथा ऑप्शन है नाइक दास झुमकदास। देखिए, हबीब तनवीर जो हैं ये तो थिएटर कला से जुड़े हुए हैं, तो देहाती कला मंडल के संस्थापक ये नहीं हो सकते। दुलार जी मंदरा जी को नाचा का भीष्म पितामह छत्तीसगढ़ में माना जाता है, ये भी देहाती कला मंच के संस्थापक नहीं हैं। नाइक दास झुमुकदास भी इसके संस्थापक नहीं हैं। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देशमुख, ए। इनको दाऊ भी बुलाया जाता है, दाऊ रामचंद्र देशमुख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडियां एवं मंडी है? हाउ मेनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सब मंडी एंड मंडी आर देयर ऑफ सिस्टेमिक मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है उप मंडी और इसके बाद मंडी। तो पहले आपको उप मंडियों की संख्या बतानी है जो छत्तीसगढ़ में 118 है, और उसके बाद मंडियों की संख्या बतानी है जो 89 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, जातीय समूह कुरुख में कुजूर उपनाम क्या बताता है? What is the meaning of कुजूर सरनेम in कुरुख इथनिक ग्रुप? फ्रूट प्लांट, फलों का पौधा, ऑर्नामेंट प्लांट, सजावटी पौधा, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधा, एंड स्पीसीज प्लांट, स्पाइस प्लांट यानी मसालों का पौधा। देखिए, इसका सही उत्तर है औषधीय पौधा यानी मेडिसिनल प्लांट। हालांकि इसका सही उत्तर ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु कुछ सोर्सेज में हमें इसका उत्तर मिला है। संभवतः इसका उत्तर है मेडिसिनल प्लांट, सी, औषधीय पौधा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट मैनपाट। जी नहीं, मैनपाट में तो कोई भी ऐसी एकेडमी है ही नहीं। चंद्रखुरी, जी हाँ, पुलिस एकेडमी राज्य की चंद्रखुरी में है। हालांकि माना में भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए यहाँ पर माना को दिया गया है, परंतु माना में पुलिस एकेडमी नहीं है। कांकेर में जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर है, तो इन दोनों जगह ट्रेनिंग सेंटर है परंतु एकेडमी नहीं है। चंद्रखुरी में राज्य की पुलिस एकेडमी स्थित है। चंद्रखुरी रायपुर में है। चंद्रखुरी में माता कौशल्या का एक मंदिर भी बनाया गया है जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चंद्रखुरी से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आप देख लें, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्षेत्र के लिए 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधाश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फॉर विच रिलेटेड फील्ड इन 2021 डॉक्टर राधाश्याम बारले ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्षेत्र दिए हुए हैं एजुकेशन एंड लिटरेचर, शिक्षा एवं साहित्य, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, आर्ट एंड म्यूजिक, संगीत एवं कला, और इसका सही उत्तर है डी, संगीत एवं कला। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जो सवाल हैं वो हिंदी भाषा से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा के कौन कौन से सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए थे और इनका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो पहला सवाल था, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए, उत्कंठा का मतलब होता है उत्सुकता, तो उसका सही उत्तर है सी, उत्सुकता, उत्कंठा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भरसक, इसमें कौन सा समास है? देखिए, भरसक में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। संभवतः भरसक
अव्ययी भाव समास को बता रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध रूप है प्रमाणिक, प्रमाणिक, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रामाणिक ये भी बिल्कुल गलत है। दो बचा, एक प्रमाणिक और प्रामाणिक। देखिए सही लग रहा है डी प्रामाणिक, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, संभवतः इसका सही उत्तर है डी प्रामाणिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज, झ और ज्ञ, इनका उच्चारण का स्थान है कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ। इसका सही उत्तर है तालव्य बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कान लगाना मुहावरे का सही अर्थ है बुराई करना, ध्यान देना, सुना देना, ध्यान से सुनना। इसका सही उत्तर है बी ध्यान देना। अगले सवाल पर चलते हैं। 49 का तत्सम रूप होगा 49, 49, 39, 29। तो देखिए इसमें सही इसका उत्तर होना चाहिए 49 बी। संभवतः इसका सही उत्तर है बी 49। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंद मूल फल में कौन सा समास है। देखिए कंद और मूल ये द्वंद्व समास है, ये तो आप समझ रहे हैं, परंतु यहाँ पर द्वंद्व समास के भी प्रकार दे दिया गया है। कंद और मूल जुड़ा हुआ है समाहार द्वंद्व से, तो इसका सही उत्तर होगा ए समाहार द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है बेकार कर देना, बिगाड़ देना, बुरा करना, संकट में डालना। तो इसका सही उत्तर है बी बिगाड़ देना। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आसान शब्द का विलोम शब्द है। देखिए यहाँ पर कठिन, मुश्किल, सरल और सामान्य दिया है। सामान्य को तो आप काट दीजिए, ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। अब बचा कठिन, मुश्किल और सरल। देखिए तो कठिन का विलोम शब्द है सरल, तो आसान का विलोम शब्द है मुश्किल, क्योंकि ये दोनों ही हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। आसान का विलोम होगा मुश्किल। आगे बढ़ते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषु, जितेंद्रिय, जिगीषु और जिजीविषा। देखिए जिजीविषा इसका सही उत्तर है। अधिक समय तक जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगले कुछ सवाल ज्योग्राफी वाले पार्ट से हैं, जिसको डील करेंगे हमारे ज्योग्राफी के टीचर रोहित गुप्ता सर। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को चर्चा कर लेते हैं। मैं रोहित कुमार गुप्ता आगे के प्रश्नों की व्याख्या के लिए प्रस्तुत हूँ। ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न जो आए हुए थे, जिसमें से पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहाँ स्थित हैं। Which of these countries constitute approximately 57% of the various large dams in the world? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए चीन और भारत। सी इसका सही उत्तर होना है। अगले प्रश्न देखते हैं। वैसे इस प्रश्न में अपन ये भी देख सकते हैं कि मतलब विश्व में बड़े जो बांध हैं उनकी संख्या के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि विश्व में सबसे लंबा बांध कहाँ पर स्थित है और कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा बांध रिजर्वायर की दृष्टि से कौन सा है। इन सब पर भी आगे हमें इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच रेशियल ग्रुप। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूहों से संबंधित है। ऑप्शन है ए निग्रिटो, बी प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स, सी मंगोलाइट्स और डी है नॉर्डिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स। वैसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ये जो रेशियल ग्रुप्स भारत में जो पाए जाते हैं उनका आगमन का क्रम, तो बेसिकली सबसे पहले आते हैं नेग्रिटो, देन उसके बाद आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स, देन मंगोलाइट्स
फोर्थ में आ जाते हैं मेडिटेरेनियंस और फिफ्थ हो जाते हैं नॉर्डिक्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कुछ कंप्यूटर के विषय से। प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ ऑप्शन ए .doc, ऑप्शन बी .wrd, ऑप्शन सी .word, ऑप्शन डी .txt। तो जब हम किसी भी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो सेव होने के समय वो एक एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा ऑप्शन ए .doc। अगला प्रश्न देखते हैं। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। Blank is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do। तो बेसिकली इस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन हैं आपके नैनो विज्ञान, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और सी है आपका सिमुलेशन, जो कि इस प्रकार की जो तकनीकी है वो नहीं होती। बुद्धि प्रदर्शित करने के लिए जो करती है, जो मनुष्य के समान जो बुद्धि प्रदर्शित करती है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, कैसा होता है? When you insert an Excel file into a Word document, the data is, तो बेसिकली ये जो डेटा होता है वो लिंक्ड होता है एक फाइल से दूसरे टाइप की फाइल में। ये हाइपरलिंक्ड है, ये अलग विषय है। प्लेस्ड इन वर्ड टेबल में रखा गया, ये भी अलग चीज़ है। ऑप्शन डी एम्बेडेड है, ये भी नहीं कहलाता। ये जो प्रक्रिया है ये लिंक करना कहलाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए लिंक्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हेल्पलाइन नंबर फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 1093 एंड ऑप्शन डी 1098। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1903, जो कि ऑप्शन इस प्रश्न के ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो शायद ये प्रश्न विलोपित कर देना चाहिए व्यापम द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थिसॉरस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है स्पेलिंग सुझाव, स्पेलिंग सजेशंस के लिए। ऑप्शन बी ग्रामर ऑप्शंस के लिए, व्याकरण विकल्प के तौर पे। ऑप्शन सी पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी पर। इसका जो अपना जो थिसॉरस टूल है, इसका उपयोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स के यूज़ करने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न था कि फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, इसका सही उत्तर होना है अपकेंद्रीय बल, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री वे आर सेंट टू द स्पेस बाय इसरोज PSLV C-53 मिशन। तो वो जो देश था वो था सिंगापुर।
जो कि ऑप्शन ए में आपके दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वायरस आर विषाणु माने जाते हैं। ऑप्शंस हैं ए लिविंग सजीव पदार्थ, बी नॉन लिविंग निर्जीव पदार्थ, सी ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन डी है लिविंग हु लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हों। तो ये जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, ये बेसिकली ये एक ट्रांजिशनल ग्रुप रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं आपके, वही उन्हें ही विषाणु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, जो रहेगा इंग्लिश के खंड से, जिसको डील करेंगे आगे आपके टीचर्स। अगला पार्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। राम्या इज ए टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर। विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर? ऑप्शन ए सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ऑप्शन बी सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, ऑप्शन सी गोज टू अ स्कूल एवरी डे, एंड ऑप्शन डी सी गोज टू वन स्कूल एवरी डे। तो बेसिकली this A and 1 is not appropriate here. So according to the questions, statement which is grammatically correct given here for Ramya will be she goes to school every day, ना कि she goes to the school every day। ये भी नहीं होना चाहिए, इसका सही उत्तर लेना चाहिए she goes to school every day। Next question है, he lives dash campus, apply the correct preposition, option A in, option B on, option C within and option D at। तो यहाँ पर कैंपस जो कि एक बड़ी जगह है, बड़ा क्षेत्र है, जिसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए on को। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन रहेगा वो होगा on। he lives on campus। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी छोटे क्षेत्र के बारे में बात करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहीं पर रहता है ही लिव्स डैश स्कूल कैंपस, मतलब एक बड़े से कैंपस का एक पर्टिकुलर पार्ट अगर हो गया जो बड़े वो हो जा रहा है स्कूल का कैंपस, उस केस में यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, either he or I dash going to be the next manager, apply the correct auxiliary। तो यहाँ पर जो ध्यान में देने वाली चीज़ है वो है बाद में आने वाला सब्जेक्ट डेट इज I, और हम I के साथ जो यूज़ करते हैं डेट इज am। I am going to be the next manager, that will be the correct auxiliary। Next question, read the following statements। Statement number 1, Ganesh hanged the calendar। Statement 2, Ganesh hung the calendar। Statement number 3, the executioner hung the condemned। Statement 4, the executioner hanged the condemned। Which of the given statement are grammatically correct? Option A 1, 2 and 3, option B 1 and 2, option C 3 and 4 and option D 2 and 4। तो बेसिकली हैंग जो वर्ब है इसका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हैंग हंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हैंग्ड दे दिया है इसके कारण ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ग्रामेटिकली अगर करेक्ट देखें तो ये गणेश हंग द कैलेंडर ये सही होना चाहिए, और द एक्सिक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, गणेश हैंग द कैलेंडर। स्टेटमेंट 2, गणेश हंग द कैलेंडर। स्टेटमेंट 3, द एक्सिक्यूशनर हंग द कंडेम्ड। एंड स्टेटमेंट 4, द एक्सिक्यूशनर हैंग्ड द condemned। Which of the given statements are grammatically correct? Options given A is 1, 2 and 3, option B 1 and 2, option C 3 and 4 and option D 2 and 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि grammatically option statement 2 and statement 4 is correct,
इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है until and unless the candidate pays the fees his or her admission would not be confirmed. Here option A until denotes condition and unless denote time. Option B until denotes time and unless denotes condition. Option C both until and unless denote time and option D both until and unless denote condition. तो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि until and unless बोथ टाइम को डिनोट करेंगे या बोथ कंडीशन को डिनोट करेंगे, ये सही नहीं है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि until ऑप्शन ए में जैसा दिया है until denotes condition and unless denote time which is also wrong। यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग है until की, until बेसिकली डिनोट करता है टाइम को और unless डिनोट करता है कंडीशन को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रीजनिंग का, जिसको सर आगे डील करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रीजनिंग। क्वेश्चन देखते हैं इसके। पैटर्न को पूरा करने वाली सबसे उपयुक्त आकृति को पहचानें। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। जब हम यहाँ पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, कैसे जो शेप्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड। तो यहाँ पे हम जैसे जो फोर्थ सेक्शन जिसका हमको डायग्राम निकालना है, यहाँ से हम देख रहे हैं जब मूव करा रहे हैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की ओर, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आपका एम्प्टी बॉक्स आएगा, एक एम्प्टी स्क्वायर। नेक्स्ट हम आते हैं सर्कल की तरफ। तो जो आपका दूसरा जो सर्कल है इसका पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सर्कल। फिर ट्रायंगल का पैटर्न देखते हैं, तो ट्रायंगल का पैटर्न जो होता है वो आ जाता है फिल्ड ट्रायंगल। इन तीनों को जब आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सीक्वेंस देखते हैं 11, 39, 89, 167 एंड क्वेश्चन मार्क। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम सॉल्व करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मतलब ये क्लोज किसके है, स्क्वायर क्या आ रहा है, क्यूब क्या आ रहा है। तो सबसे सिंपल उसमें मेथड होता है कि आप एक दूसरे इन दोनों पहले सीक्वेंस में से पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस निकालते जाइए। तो 11 और 39 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 28, 39 और 89 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 50, 89 और 167 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 78। इसमें हमको कोई सिमिलरिटी या कोई पैटर्न मैच करता हुआ दिखता नहीं है, तो एक स्टेप हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब 28 और 50 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ जाता है 22, और 50 और 78 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो आ जाता है 28। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, क्योंकि इसमें भी हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई नहीं देता है, तो हम आगे बढ़ते हैं इनके बीच क्या आता है डिफरेंस 6। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो 28 + 6 हो जाएगा 34। अब हम आगे देखते हैं तो 78 + 34 इन दोनों पॉइंट से ये हो जाता है 112। तो यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। अब इसके आगे जो संख्या हमको मिलती है 167 + 112 दैट विल बी इक्वल टू 279। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 279 आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई देता है इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? विच लेटर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। तो सबसे पहले जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं और हम नंबर्स लिखते हैं ए अल्फ़ाबेट्स के साथ में A B C D E F G H
IJKLM NOPQRSTUV WXYZ। जब हम इनके नंबर्स काउंट करते हैं तो 6 नंबर पे क्या आता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पे आता है F। नंबर्स लिख लेते हैं। Z। अब इनके हम डिजिट्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब यह जो नंबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 6 4 4 14 14 में आपका दिख रहा है N। 4 1 7 8 and 4 12। तो 12 में आपका दिख रहा है L। 6 + 10 16 + 5 21। 21 में आपको दिख रहा है U। तो सीधा सीधा आप नेक्स्ट में आप ब्लॉक में आप ऐड कर दीजिए। 14 + 2 + 1 17। तो 17 में आपका आंसर हो जाएगा Q, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। लक्ष्मी शीर्ष से 22वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, लक्ष्मी रैंक्ड 27th फ्रॉम द टॉप। इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, हाउ मैनी गर्ल्स आर आफ्टर हर रैंक? अब इसमें हम देखते हैं टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो काउंटिंग है वो है 60। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो माना कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन के हिसाब से गर्ल्स की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 2x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x + 2x = 60। तो x हो जाएगा आपका 20। मतलब नंबर ऑफ बॉयज ये हो गया 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये हो गए 40। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। लक्ष्मी रैंक्ड 27th फ्रॉम द टॉप। टॉप से हम बात करते हैं 27th नंबर पे, यहाँ पे लक्ष्मी है। इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, टॉप से लक्ष्मी की रैंक के बीच में 9 बॉयज हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर रैंक? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 - 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। तो लक्ष्मी को मिला के टॉप से लेके 18 गर्ल्स हैं, तो उसके बाद में कितनी गर्ल्स रहेंगी? तो 40 - 18 = 22। तो ऑप्शन में दिख रहा है 22 आपको, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहां जो आपको फिगर दिख रहा है, इसकी आपको मैच करता हुआ इमेज निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसका ध्यान से अवलोकन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको मैच करता हुआ दिखेगा दिए हुए फिगर के साथ में। जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कोड में अगर मंकी को XCHJJG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XCHJJG, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नंबर्स लिख देते हैं इसके साथ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है मंकी MONKEY X XCHJJG। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप इसका अवलोकन करेंगे तो इसमें आप एक पैटर्न देखते हैं जो कि मंकी के लास्ट वर्ड Y से चालू होता है और ख़त्म होता है M पे। रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो Y में से अगर हम -1 करते हैं, Y का नंबर क्या है 25, उसमें -1 करते हैं तो ये आ जाएगा X। E में से -2 करते हैं तो आ जाएगा C। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो -3 -4 -5 एंड -6। इसी पैटर्न के हिसाब से जब हम टाइगर को सॉल्व करते हैं TIGER तो R -1 तो ये हो जाएगा Q। E -2 अगेन हो जाएगा C। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके चौथे ऑप्शन में आपको ये पैटर्न दिख जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फॉलोइंग फिगर एज इज पार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं। ऐसी कोई आकृति उसमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं, नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी पे जब हम जाते हैं तो आपको उसमें ये आकृति छुपी हुई मिलती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए इज बी's ब्रदर, सी इज बी's मदर, डी इज सी's फादर, ई इज डी's मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए जो है ये क्या है? ये सिस्टर है बी की। सिस्टर है तो फीमेल है। बी का जेंडर हमको नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। सी इज बी's मदर, सी जो है बी की माता है, अगेन फीमेल। आगे बढ़ते हैं। डी इज सी's फादर, डी जो है वो सी के पिता है। डी जो है सी के पिता है, पिता है तो यहाँ पर मेल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट। ई जो है वो डी की माता है, ई इज डी's मदर, ई जो है वो डी की माता है तो यहाँ पर फिर फीमेल आ जाएंगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। तो ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है,
तो सीधा सीधा आप रिलेशन देख सकते हैं, ए जो है फीमेल है, डी है उसके दादाजी, तो डी क्या हो जाएंगी उसकी पोती। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू डी, तो डी क्या है, डी की क्या लगेगी ए, पोती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? अब एक जो है वो टेनिस प्रशंसक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। अब तीन लोग हैं अलग अलग कैटेगरी के, एक तो है टेनिस फैंस है, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट प्लेयर्स हो जाए, कुछ टेनिस प्लेयर्स नहीं टेनिस फैंस हो जाए, हो सकता है बिल्कुल, और कुछ प्लेयर्स हैं वो फैंस भी हो सकते हैं टेनिस के। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि टेनिस फैंस है वो क्रिकेट प्लेयर्स नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में जो आपका ऑप्शन ए है ये परफेक्टली सूट करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? फाइंड आउट द टू साइंस टू बी इंटरचेंज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। इक्वेशन देख लेते हैं। 5 + 3 × 8 - 12 / 4 = 3। सॉल्व करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देते हैं, चेक करके देखते हैं। 5 - 3 × 8 + 12 / 4। सॉल्व करते हैं इसको। 5 - 3 × 8 + 12 / 4, तो इसका आंसर हो जाएगा -16। जो मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, माइनस और डिवाइड बाय। तो यहाँ फिर चेंज करके देखते हैं। 5 + 3 × 8 / 12 - 4। तो सॉल्व करते हैं। 5 + 3 को डिवाइड कर दिए, अब 4 2। तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आता है 3 = 3। तो बी जो है वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ से क्वेश्चंस देखते हैं। एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? अ मैन ट्रेवल्स फॉर 5 hours 15 minutes. If he covers the first half of the journey at 60 km/h and rest at 45 km/h, find the total distance traveled by him. सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल टाइम जो है। टोटल टाइम जो है वो हो जाता है 5 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आधा भाग वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे ट्रेवल करता है और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग कर देते हैं लेट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? x ले लेते हैं। ठीक है, अब आधा भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा भाग हो जाएगा x/2 प्लस आधा भाग x/2।
2 भाग में डिस्टेंस को हमने बांट लिया। अब सॉल्व करते हैं आगे। एक चीज़ और हम ले लेते हैं, जो टाइम जो है, टाइम हमको दिया नहीं गया है, तो आधा भाग ट्रेवल करने में टाइम ले लेते हैं, लेट टाइम, ये हो गया t। तो दूसरा आधा भाग क्या हो जाएगा, जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो 5.15 5 आवर्स 15 मिनट को 5.25 लिख सकते हैं डेसिमल्स के फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो जाएगा 5.25 माइनस t। इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्या इक्वेशन मिलेगा हमें, 60 इक्वल टू, हम किलोमीटर प्रति घंटे में ही रख के इसको सॉल्व करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने 5.25 की वैल्यू रखी है यहाँ पर। x इज 60 इज इक्वल्स टू x बाय 2 अपॉन t। दूसरा क्या हो गया, 45 इक्वल्स टू x बाय 2 अपॉन 5.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके, तो जो आपको t की वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद में जो t की आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 2.25। अगर इसको मैं आवर्स के टर्म्स में बोलूँ तो 2 घंटे 15 मिनट की वैल्यू आपको मिलेगी। इसको आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो आपको x की जो वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, हम इक्वेशन 1 में रख के सॉल्व कर लेते हैं, 60 इंटू 2.25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 270 किलोमीटर्स। ऑप्शन में है आपके 270 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ विथ सिंपल इंटरेस्ट एट 25% पर एनम। अब क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ते हैं तो मूलधन आपका हो गया P। अब कोई धनराशि है, कोई अमाउंट है, वो अपने आप को 3 गुना कर लेता है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2p के बराबर। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहां पर ब्याज क्या आ रहा है आपका, 2p इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। टाइम कितना हो रहा है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 25 है। प्रिंसिपल आपने जो प्रिंसिपल लिया हुआ है वही रखेंगे, तो इसमें p जो है p से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू r क्या हो गया आपका 25 इंटू टी अपॉन 100। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू कितनी आती है, 8। मतलब 8 वर्ष में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष की दर से अपने आप को 3 गुना कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो ए की मासिक आय कितनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन हम इसके फॉर्म करेंगे। तो ए का क्या हो गया, मान लेते हैं 4:3 है, तो ए की मासिक आय हो गई 4x, बी की मासिक आय हो गई 3x तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है, रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसको हम y लेके सॉल्व कर लेते हैं, 3y और 2y। ठीक है, अब जो इनकम है उसमें से जब आप क्या घटा देते हैं, एक्सपेंसेस घटा देते हैं, आपकी आय से व्यय घटा देते हैं,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो 4x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6000। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6000। दो इक्वेशन आपके हो गए। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है, आप चाहे तो x एलिमिनेट कर लीजिए या y एलिमिनेट कर लीजिए, सेम चीज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो x की वैल्यू जो है मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलती है 6000। क्योंकि इसमें मुझे इनकम जाननी है तो मैं y पे नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा मैं x सॉल्व कर लेता हूँ। प्रोसेस लेंदी है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो x की वैल्यू आपको मिल गई। अब रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो 4x आता है। a का जो है मासिक आय जो है वो है 4x, तो 4 इंटू 6000 करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है आपकी 24000। ऑप्शन नंबर बी। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स। सीधी सी बात है, शांत जल में क्या है गति 15, धारा की गति 5, तो धारा के अनुकूल गति क्या हो जाएगी 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर, है ना, तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 4, 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 टू दी पावर 25 प्लस 3 टू दी पावर 26 प्लस 3 टू दी पावर 27 प्लस 3 टू दी पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा हम 3 टू दी पावर 25 कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 3 टू दी पावर 25 इंटू 40। एक एक ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ले लेते हैं 1, तो 11 का कोई गुणनखंड तो यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं 16, तो 16 का गुणनखंड हम लेते हैं 3 टू दी पावर 25 इंटू 40। अब डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। अब 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। सेम आप 25 के साथ करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा, डिविजिबल नहीं हो पाएगा। आखिरी ऑप्शन बचता है 30, इसे चेक कर लेते हैं 3 टू दी पावर 25 इंटू 40 अपॉन 30। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 जो है ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 24 बच जाएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ हो जाता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%. Had he sold it for 6 more, he would have gained 18%. The cost price of the article is. अब यहाँ पे देखते हैं 15% पे उसने बेचा है, 18% पे अगर बेचता तो उसको 6 रुपए का लाभ होता। ठीक है, मतलब 3% हो गया, 15% और 18% का डिफरेंस,
तो 3% जो है वो क्या है, 6 है। तो क्या हो जाएगा, 100% क्या हो गया इसका, तो 100% क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 200। कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 200। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर में रिमेन द सेम। 4 ऑप्शन है आपके सामने में, सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां देखते हैं पहले क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100, अब ये बढ़ के कितनी हो गई, 120। कितने का राइज हुआ, 20 का। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए। तो एकदम सीधे सीधा फॉर्मूला है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। ठीक है, अब आगे बढ़ी हुई प्राइस क्या है, 120, 100। सॉल्व करते हैं इसको। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 16 2/3%। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको 4 अलग अलग डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, भिन्न संख्याएं। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेथड्स आपके बहुत सारे, लेकिन सबसे बेसिक मेथड आपको बताना चाहूँगा, आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही आपको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको एकदम सीधा सीधा आंसर दिख जाएगा। तो करते हैं, 3/5, 7/9, 11/13। 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.67। 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.60। 7/9 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.77। अब 11/13 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.84। यहाँ पे आपको वैल्यू सीधा सीधा दिखाई दे रही है। पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है, 0.60 पे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज 4:9, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो गया, A1 A2। साइड ले लेते हैं तो S1 ले लिए, S2 ले लिए। एक फॉर्मूला होता है समरूप त्रिभुज का, सिमिलर ट्रायंगल्स का। क्या होता है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है 4/9। ये क्या हो गया, S1/S2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, S1/S2 इक्वल टू 2/3। दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 2/3 करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, देखते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन जून 2022। तो जून 2022 में FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या रैंक है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, 4th रैंक पे थी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में,
और जो फर्स्ट रैंक था वो था ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे थी ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ रैंकिंग पे इंडिया टीम थी, इंडियन मेंस हॉकी टीम। आगे बढ़ते हैं। इन विच IIT इंस्टीट्यूट परम अनंत सुपर कंप्यूटर हैज बीन कमीशनड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि परम अनंत कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उसको बनाया है CDAC ने। ठीक है, अब इसकी स्थापना की गई है IIT गांधीनगर में। ठीक है, कहाँ की गई है? IIT गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका पर शीर्ष देश कौन सा है? विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो इसमें आपका सही उत्तर जो है वो तुर्की है, टर्की ने IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? Which campaign of Chhattisgarh Police is not awarded by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI during the year 2022? तो सितंबर के महीने में FICCI के द्वारा जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसको 3 अवार्ड दिए गए थे अलग अलग कैटेगरी में। तो उसमें 3 जो अभियान थे छत्तीसगढ़ से, उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो अभियान कौन कौन से थे? तो एक तो था संवेदना, दूसरा था समर्पण, तीसरा था साइबर मितान। तो किसके लिए पुरस्कृत नहीं किया गया था? तो अभिव्यक्ति अभियान के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को पुरस्कृत नहीं किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 में हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल, है ना? तो फ्रेंच नडाल इसका सही उत्तर है। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, दिल्ली IAS अकेडमी रायपुर के द्वारा SI के लिए मेंस की कक्षाएं 3 फरवरी 2023 से आरंभ की गई है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे मेंस पढ़ने के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक के तय किया गया है। तो इस समय में आप आके ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आपको कोई समस्या हो या आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कीमती समय देवें। थैंक यू।